नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एनसीईआरटी ज्योग्राफी को शुरू किया जा रहा है क्लास 6 से। आज आपके पहला चैप्टर को डिस्कस किया जा रहा है। पहला चैप्टर में है सौरमंडल में पृथ्वी। इसे केवल एक वीडियो में कंप्लीट कर दिया गया है, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। पहला टॉपिक है सौरमंडल में पृथ्वी, और इसमें पहला पॉइंट है पूर्णिमा और दूसरा पॉइंट है अमावस्या। पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में आप ध्यान से समझिएगा। पूर्णिमा किसे बोला जाता है, तो इसमें तो सबसे पहले जो चाँद है उसे पूरी तरीके से गोल होना होगा। ठीक है, चाँद आपके गोल आपको दिख भी रहा है। दूसरा पॉइंट है चाँद को चमकीला होना होगा। चाँद को जो है पूरी तरीके से चमकीला होना होगा। चाँद को गोल होना होगा और चाँद को पूरी तरीके से चमकीला होना होगा। अगर ये दो पॉइंट को फॉलो चाँद कर रहा है, जिस भी रात को ये दो पॉइंट फॉलो करेगा चाँद, उस रात को पूर्णिमा बोला जाता है। मतलब पूर्णिमा के रात्रि में जो है चाँद को पूरी तरीके से गोल होना होगा और चाँद को चमकीला होना होगा, तो उस रात्रि को पूर्णिमा बोला जाता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो पूर्णिमा है महीने में एक ही बार होता है। पूर्णिमा के दिन रात्रि में आप बहुत दूर तक आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर उस दिन चांद से बहुत ही ज़्यादा प्रकाश मिलता है। उसके बाद है अमावस्या। अमावस्या के बारे में समझिएगा कि अमावस्या के दिन भी आपके चांद को गोल होना होगा। चांद को गोल होना होगा, और लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस दिन जो है चांद आपके चमकीला बहुत ही कम होगा। चांद जो चमकीला है वो बहुत ही कम होगा। देख रहे हैं ये चांद पूरी तरीके से गोल है, लेकिन कुछ ही प्रकाश जो है रिफ्लेक्ट होकर आपको पृथ्वी पर आ रहा है। बहुत ही कम प्रकाश आपके पृथ्वी पर आ रहा है। इसका मतलब है कि चांद तो गोल है, लेकिन चांद आपके चमकीला नहीं है। चांद आपके अंधेरामय है। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर प्रकाश बहुत कम मिलेगा और पृथ्वी पर आपके अंधेरा होगा। तो इसे क्या बोलेंगे? अंधेरिया रात बोलेंगे। और इस दिन आप पृथ्वी पर बहुत ही कम दूरी देख पाइएगा रात में, जबकि पूर्णिमा के दिन आप रात को बहुत ही दूर तक आसानी से देख पाते हैं, क्योंकि चांद बहुत ही चमकीला होता है। तो सिंपल दोनों में फ़र्क है कि पूर्णिमा के दिन चांद आपके गोल है और चमकीला है, जबकि अमावस्या के दिन चांद आपके गोल तो है, लेकिन चांद आपके चमकीला नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये दोनों जो आपके घटना है, ये दोनों जो घटना आपके है, याद रखिएगा कि 15 दिन के बाद होता है। ठीक है, ये आपके देखिए ये 15 यहाँ पर समझिएगा। ये आपके मान लीजिए ये 15वां दिन आपके क्या था? चमकीला था। तो जो आपके 30वां दिन है क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से आपके ब्लैक हो जाएगा चांद। मतलब चांद आपको दिखेगा नहीं। फिर से 15वां दिन क्या हो जाएगा? फिर से 15वां दिन आपके चांद पूरी तरीके से चमकने लगेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर एक बढ़िया फोटो, इसे आप लोग समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर देखिए न्यू मून। न्यू मून किसे बोला जाता है? तो अमावस्या को न्यू मून बोला जाता है। समझिए कि आपके बच्चा है। ठीक है, ये आपके बच्चा है, और बच्चा जो है धीरे धीरे आपके बड़ा होगा। तो बच्चा धीरे धीरे देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से बड़ा हो गया, पूरी तरीके से मैच्योर हो गया। उसे क्या बोलेंगे? फुल मून बोलेंगे। जिस दिन बच्चा पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है उसे क्या बोला जाता है? उसे फुल मून बोला जाता है, उसे पूर्णिमा बोला जाता है। और जिस दिन आपके बच्चा जन्म लेता है उसे क्या बोलेंगे? उसे अमावस्या बोलेंगे, क्योंकि उस दिन जो है बच्चे के पास उतना सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। इस बात को ध्यान में रखना है। तो जो अमावस्या है इस दिन आपके रात अंधेला होगा, और जो पूर्णिमा है इस दिन रात आपके अंजोलामय होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वह बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा बोला जाता है। सूर्य भी आपका एक तारा है। ध्यान रखिएगा, सूर्य क्या है? सूर्य आपका एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। जो तारे आप देखते हैं, छोटे छोटे देखते हैं, छोटा तारा होता है, वो सूर्य के समान ही है। और आपको ध्यान रखना कि इनके पास जो
तारा होता है इनके पास अपना प्रकाश होता है, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण जो हमें छोटा छोटा दिखते हैं। तो पढ़ लीजिए, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वह अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। हो गया। उसके बाद है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाए गए विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र कहलाते हैं। आप देखिएगा कि तारा का बहुत सा समूह होता है, बहुत सा ग्रुप होता है। इस ग्रुप को क्या बोला जाता है? इस ग्रुप को जो है नक्षत्र बोला जाता है। आर्सा मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल हैं, जिसे बोला जाता है सप्त ऋषि। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। जो नक्षत्र मंडल जो आपके है वो आपके अर्सा मेजर का ही भाग है। यहाँ पर आप आगे फोटो में समझिएगा। यहाँ पर देखिए, ये आपके 7 तारा, इसे क्या बोला गया? इसे सत ऋषि बोला जाता है। कहीं कहीं पर इसे सत भैवा बोला जाता है। हम लोग गाँव में से जो पहले बच्चे में हम लोग को मम्मी पापा बोलते थे कि तुमको दिखाते हैं सतभैवा तारा को। ये आपके देखिए इसमें 7 आपके तारे होंगे, इसे सत ऋषि या सतभैवा तारा बोला जाता है गाँव में कहीं कहीं। ठीक है। तो जो आपके ग्रुप है, इस ग्रुप को क्या बोला जाता है? इस ग्रुप को जो है नक्षत्र मंडल बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, इस ग्रुप को ही जो है नक्षत्र मंडल बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद है कि प्राचीन समय में लोग जो है रात्रि में दिशा का निर्धारण तारा की सहायता से करते थे। प्राचीन समय में तो कोई घड़ी था नहीं, कोई कंपास था नहीं, तो लोग दिशा का अनुमान कैसे लगाते थे? तो तारों के माध्यम से ही लगाते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। जो उत्तरी तारा है आपके उत्तर दिशा को बताता है, जिसे ध्रुव तारा भी बोला जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर एक बच्ची आपके खड़ा है और ये आपके 7 ऋषि जो तारा है जिसे सतभैवा बोलते हैं, इसके सामने देखिए यहाँ पर बच्ची ये देख रही है। तो सामने में उत्तर में आपको दिख रहा होगा ध्रुव तारा। ठीक है, ध्रुव तारा। यूपीएससी इसके बारे में कितने बार पूछ चुका है, तो आप लोग के भी एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। अगर आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है। देखिए, जो ध्रुव तारा होता है हमेशा उत्तर की दिशा में होता है और स्थिर होता है। तो अगर ध्रुव तारा स्थिर है और आप सतभैवा के बारे में जानते हैं, सप्त ऋषि जो तारा है इसके बारे में आप जानते हैं, तो यहाँ से खड़ा होइए और देखिए कि ध्रुव तारा कहाँ पर है और आप किस दिशा में हैं। इसका मतलब है जो ध्रुव तारा आपके उत्तर में है तो ये आपके नॉर्थ हो गया। इससे दिशा के तो अनुमान लग ही जाएगा ना। ये आपके नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ, ये आपके ईस्ट, ये आपके वेस्ट। अगर आपको किसी भी दिशा में रात को जो है ध्रुव की सहायता से जाने के लिए बोला जाएगा तो आप आराम से जो है ये जो सप्त ऋषि तारा है इसे देखिएगा और इसके सामने आपको ध्रुव तारा मिल जाएगा और इसके अनुसार आप दिशा का अनुमान लगा सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होते हैं। जो कुछ खगोलीय पिंड होते हैं उनमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जैसे कि अपना पृथ्वी है, पृथ्वी के पास में अपना ना तो प्रकाश है ना तो ऊष्मा है, तो पृथ्वी को क्या बोला जाता है? पृथ्वी को ग्रह बोला जाता है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? ग्रह को प्लेनेट बोला जाता है। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। अच्छा, आप लोग समझते हैं परिभ्रमण और परिक्रमण ये क्या होता है? परिभ्रमण और परिक्रमण आपको ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पर आपके ये सूरज मानते हैं, आपके ये पृथ्वी है। ठीक है, ये आपके पृथ्वी है। तो पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर घूम रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे घूर्णन। इसे क्या बोलेंगे? घूर्णन। लेकिन ये पृथ्वी जो है सूर्य का भी चक्कर काट रहा है, इसे क्या बोलेंगे? इसे परिभ्रमण बोलेंगे। परिभ्रमण से क्या होता है? तो मौसम बदलता है, जबकि घूर्णन से क्या होता है? दिन रात बदलता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। इस बात को भी ध्यान रखना है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन है,
तो सूरज है, सूरज है। कौन है? सूरज। क्योंकि सूरज क्या है? एक तारा है और पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। तो पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा कौन है? तो सूरज है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकते हुए प्रतीत होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर समझिए। ये आपके चांद है, ठीक है, ये आपके पृथ्वी है। अगर आप चांद पर चले जाइएगा और चांद पर से जाके पृथ्वी को देखिएगा तो जिस प्रकार से आप चांद को चमकीला देखते हैं उसी प्रकार से आप पृथ्वी को भी चमकीला देखिएगा चांद पर से। अगर आप पृथ्वी पर हैं और चांद को देखते हैं तो आपको चमकीला दिखता है। ऐसा क्यों दिखता है? क्योंकि ऐसा प्रकाश के परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? प्रकाश के परिवर्तन के कारण ऐसा होता है, क्योंकि ये सूरज के प्रकाश को ही जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। और ये किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। तो पृथ्वी का सहचर कौन है? तो चंद्रमा है, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? तो चंद्रमा लगाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और सूरज के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? तो पृथ्वी लगाता है। आगे आपको फोटो में दिखाएंगे भी हम। तो इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारे पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। इसका मतलब टोटल आपके 8 ग्रह हैं। पृथ्वी के समान जो है 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपनी चंद्रमा भी है। तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं। उसके बाद समझिए सौर मंडल। सौर मंडल किसे बोला जाता है? तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि सौर मंडल में कौन कौन आते हैं? तो सूर्य आता है, 8 ग्रह आते हैं, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सारे आपस में मिल के जो है सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है? तो सूर्य जो है सौर मंडल का मुखिया है। बात को ध्यान रखिएगा कि सौर मंडल का मुखिया कौन है? तो सूर्य जो है सौर मंडल का मुखिया। इस पूरे को सौर मंडल बोला जाता है। सौर मंडल का मुखिया आपके सूर्य है, ठीक है। सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो बुध आपके सबसे नज़दीक ग्रह है, जिसकी दूरी 58 मिलियन है, ठीक है, 58 मिलियन किलोमीटर है। उसके बाद है सेकेंड में आपके शुक्र है। शुक्र के बाद आपके तीसरा में पृथ्वी है और पृथ्वी के बाद आपके मंगल है। ये 4 ग्रह के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो 4 आपके ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन चारों को आंतरिक ग्रह बोला जाता है और इन चारों का निर्माण जो है चट्टानों से हुआ है। इसके ऊपर में आपके क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह आप जो क्षुद्र ग्रह के बारे में आपको याद रखना है कि जो क्षुद्र ग्रह है ये मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। उसके बाद है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इन चारों को जो है बाह्य ग्रह बोला जाता है, जिसका निर्माण गैस तथा तरल पदार्थों से हुआ है। इसका निर्माण जो है गैस तथा तरल पदार्थों से हुआ है, जबकि जो आंतरिक ग्रह हैं इनका निर्माण आपके चट्टानों से हुआ है। आपको याद करने का एक तरीका बताते हैं, इसे सीक्वेंस में कैसे याद रखिएगा। पहला कौन है? पहला आपके बुध है, ठीक है, पहला आपके बुध है। बुध के बाद क्या आता है? बृहस्पति। लेकिन आपको बृहस्पति नहीं लेना है, एक दिन छोड़ देना है। क्या लेना है? शुक्र, ठीक है। शुक्र के बाद आपके क्या आता है? शनि। तो शनि नहीं लेना है, आपको लेना है रविवार लेना है। मतलब कि आप छुट्टी कहाँ बिताइएगा? तो अर्थ पर बिताइएगा, मतलब पृथ्वी, ठीक है। उसके बाद सोम आता है, सोम ने लेना है। मंगल लेना है, मंगल ले लिए। मंगल के बाद आपको बुध ने लेना है, बृहस्पति लेना है, ठीक है, बृहस्पति लेना है। बृहस्पति के बाद आपको जो है शुक्र नहीं शनि लेना है, ठीक है, शनि लेना है। उसके बाद आपके जो है यूरेनस और नेपच्यून है, यूरेनस और नेपच्यून है। तो बुध, शुक्र, अर्थ और मंगल, इन चारों के बारे में आपको याद रखिएगा। इसे आंतरिक ग्रह बोला जाता है, जबकि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को जो है बाह्य ग्रह बोला जाता है, जिसका निर्माण गैस और तरल पदार्थों से हुआ है। इस बात को ध्यान में रखना है।
और आपको याद रखना है कि देखिए ये अर्थ है, ये आपके शुक्र है। तो पूछा जाता है कि पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे बोला जाता है, तो शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा बहन बोला जाता है। साथ ही ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि दूरी के हिसाब से तो शुक्र की दूरी जो है पृथ्वी से मात्र 42 मिलियन किलोमीटर है, जबकि मंगल से जो है, मंगल से ये आपके ज़्यादा है, इसे घटा लीजिएगा 228 माइनस 150 कर लीजिए तो 8 और आपके 7 तो 78 मिलियन किलोमीटर आपके मंगल से पृथ्वी की दूरी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा आपके ग्रह है, तो बुध है। सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो बुध है। अगर पूछा जाता है कि पृथ्वी से सबसे नज़दीक कौन सा तारा है, तो सूर्य आपके पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद इन ग्रहों का घूर्णन और परिक्रमण के बारे में देख लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो बुध आपके सबसे नज़दीक का ग्रह है। इसका जो परिक्रमण काल है 88 दिन है। ये परिक्रमा किसका करता है, तो सूर्य का करता है और अपने अक्ष पर 59 दिनों में घूम जाता है। उसके बाद है शुक्र का जो परिक्रमण काल है 255 दिन है और जो घूर्णन टाइम है ये आपके 243 दिन है। बहुत ही ज़्यादा लेता है अपने अक्ष पर घूमने में, मतलब बहुत ही स्लो घूम रहा है कौन, शुक्र। उसके बाद है पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है एक दिन में घूम जाता है, लेकिन ये सूर्य का चारों ओर, मतलब सूर्य का जो परिक्रमा है 365 दिनों में करता है, ठीक है, 365 दिनों में करता है। और पृथ्वी के पास अपना एक चंद्रमा है, ठीक है, पृथ्वी के पास अपना एक चंद्रमा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मंगल का परिक्रमण काल कितना दिन है, तो 687 दिन है और अपने अक्ष पर जो है एक दिन में घूम लेता है। और मंगल के पास जो है दो आपके चंद्रमा है, मंगल के पास आपके 2 चंद्रमा है। ये आपके आंतरिक ग्रह के बारे में हो गया, ये आपके आंतरिक ग्रह थे, इसके बारे में हो गया। इसके बाद आइए बाह्य ग्रह के बारे में। पहला है आपका बृहस्पति। जो बृहस्पति है इसका परिक्रमण काल लगभग 12 साल है। ये 12 सालों में आपके सूर्य का परिक्रमा करता है और अपने अक्ष पर जो है ये 9 घंटे 56 मिनट में घूम जाते हैं, लगभग मानिए इसे 10 घंटा, ठीक है। जो आपके बृहस्पति है 10 घंटा में अपने अक्ष पर घूम जाता है। साथ ही बृहस्पति के बारे में आपको ध्यान रखना है कि बृहस्पति के पास जो है, जो हाल ही में डाटा आया है इसके अनुसार बृहस्पति के पास आपके 92 चंद्रमा है। कितने चंद्रमा है, 92 आपके चंद्रमा है। उसके बाद है शनि के बारे में ध्यान रखिएगा कि जो शनि है इसका परिक्रमण काल 29 साल 5 महीने है। इसका जो परिक्रमण काल है 29 साल 5 महीने है, जबकि इसका जो घूर्णन है 10 घंटे 40 मिनट। इसका जो घूर्णन है 10 घंटे 40 मिनट है, मतलब कि अपने अक्ष पर जो है 10 घंटा 40 मिनट में घूम जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जो शनि है इसके पास कितने चंद्रमा है, तो कुल आपके 83 चंद्रमा है, बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यूरेनस। जो यूरेनस है इसका जो परिक्रमण काल कितना साल है, तो 84 वर्ष इसका परिक्रमण काल है सूर्य का, जबकि इसका जो घूर्णन है 17 घंटे 14 मिनट है। 17 घंटे 14 मिनट इसका आपके घूर्णन काल है। और आपको याद रखना है कि 27 चंद्रमा है, लगभग जो है यूरेनस के पास आपके 27 चंद्रमा है। उसके बाद है नेपच्यून का जो घूर्णन काल है 164 साल है और अपने अक्ष पर जो है 16 घंटे 7 मिनट में घूम जाते हैं और कुल आपके 13 चंद्रमा है। सिंपल बात आपको याद रखना है कि ये आपके सूर्य है। जैसे ही सूर्य से आप दूर जाते जाइएगा तो इसका जो परिक्रमण काल का टाइम है ये आपके बढ़ता ही जाएगा। जो परिक्रमण काल है इसका टाइम आपके बढ़ता ही जाएगा, लेकिन जो घूर्णन है, घूर्णन का अपना सबका अलग अलग टाइम है, ठीक है। घूर्णन का सबका अलग अलग टाइम है, लेकिन जो आपके परिक्रमण है, सूर्य के चक्कर काटने की जो आपके समय है वो लगातार आपके बढ़ता ही जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो सबसे तेज जो है अपने अक्ष पर कौन घूम रहा है,
तो बृहस्पति अपने अक्ष पर सबसे तेज घूम रहा है, 9 घंटे में अपने अक्ष पर एक बार घूम जा रहा है, 9 घंटे 56 मिनट, लगभग आपके 10 घंटे में, ठीक है। और सबसे लेट अपने अक्ष पर कौन घूमता है, तो शुक्र जो है अपने अक्ष पर सबसे लेट घूमता है, 243 दिनों में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है, इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें समझिएगा, आप देख रहे हैं ये छल्ला है, ये छल्ला क्या है, तो जो शनि है, शनि के चारों साइड आपके छोटे छोटे आपके पत्थर हैं, ये आपके शनि का चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी लिखा है कि जो छल्ला है बृहस्पति, शनि और यूरेनस, इन तीनों ग्रहों पर जो है क्या है, छल्ला, इस बात को ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। यह छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन के माध्यम से देखा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। पौराणिक रोमन कहानियों में जो है सोल किसको बोला जाता था, तो सूर्य देवता को जो है सोल बोला जाता था। सोल शब्द का अर्थ होता है सूरज, ठीक है, इसलिए सूर्य के परिवार को जो है सौर मंडल बोला जाता है। इसके बारे में अभी आप लोगों ने देख लिए, सोलर सिस्टम, ठीक है, सोलर सिस्टम बोला जाता है, इस पूरे को जो है सोलर सिस्टम बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य के बारे में समझिएगा। सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य जो है यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये देखिए जो सूर्य है ना, ये सारे के केंद्र में स्थित है, इस तरीके से सब चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। तो सूर्य क्या है, जितने भी आपके ग्रह हैं उन सभी के केंद्र में स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य जो है सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सूर्य जो है सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह जो है हमसे बहुत ही दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर आपके दूर है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन है, तो सूर्य है सबसे नज़दीक का तारा है। लेकिन आपको याद रखना है कि सूर्य के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा है, अपना प्रकाश और ऊष्मा है। जो पृथ्वी जो भी आपके ये सारे ग्रह हैं, एक सेकंड रुकिए हैं, जो भी ये सारे आपके ग्रह हैं, ये किससे आपके ऊष्मा और प्रकाश ले रहे हैं, तो सूर्य से ही ऊष्मा और प्रकाश ले रहे हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और कितने किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, तो 15 करोड़ किलोमीटर आपके दूर आपके सूर्य स्थित है। उसके बाद देखिए, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री बोला जाता है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परिवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। जो आर्यभट्ट आज से हजारों वर्ष पहले ही बता दिए थे कि जो भी आपके पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल है, ये सारे आपके सूरज के प्रकाश से ही चमकते हैं, इनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है। आप समझ सकते हैं कि कितने जीनियस होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ग्रह, ठीक है। हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। 4 आपके इनर था और 4 आपके आउटर था, इसके बारे में देख चुके हैं। 4 आपके आंतरिक थे, 4 आपके बाह्य ग्रह थे। तो हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों क्या है आपके यांत्रिक ग्रह हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये आपके 4 जो है बाह्य ग्रह हैं। टोटल आपके हमारे सौरमंडल में 8 आपके ग्रह हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये अपना सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है और ये आपकी पृथ्वी है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको बना के दिखाते हैं। यहाँ ये समझिए आपके सूर्य है, ये आपके पृथ्वी है। ये जो चक्कर काट रहा है इस तरीके से, तो इसे क्या बोला गया, इसी को बोला गया इलिप्टिकल पाथ बोला जाता है, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ बोला जाता है। एक साइड आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सूर्य है बहुत ही नज़दीक आ गया और एक साइड आपके सूर्य बहुत ही दूर चला गया, तो इसे क्या बोला गया, इसे जो है
इलिप्टिकल पाथ बोला जाता है, दीर्घवृत्ताकार बोला जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो आपके ये ग्रह हैं ये आपके सूर्य का चक्कर तो काट रहे हैं लेकिन दीर्घवृत्ताकार में काट रहे हैं, इलिप्टिकल पाथ में काट रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगाते हैं, इसके बारे में देख चुके हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है, इसीलिए, ठीक है, और ये पृथ्वी के नज़दीक भी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लूटो भी कभी आपके ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन का एक बैठक होता है अगस्त 2006 में। इसमें जो प्लूटो है इसे ग्रह से बाहर कर दिया जाता है। जो प्लूटो, इसे ग्रह का दर्जा छीन लिया जाता है प्लूटो से और इसे बौने ग्रह का दर्जा दिया जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बौना ग्रह कौन कौन है, तो 2003 UB 313, सीरस और प्लूटो, ये 3 आपके बौने ग्रह हैं, इस बात को ध्यान में नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2003 UB 313, सीरस तथा प्लूटो, ये तीनों क्या हैं, तो बौने ग्रह हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है पृथ्वी के बारे में समझिएगा। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आभ ज्वाइड कहा जाता है, ठीक है, जो भू-आभ है इसे ज्वाइड कहा जाता है। भू-आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, पृथ्वी के समान आकार इसका अर्थ होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो पृथ्वी का आकार कैसा है, तो ज्वाइड है, ठीक है, पृथ्वी का आकार कैसा है, ज्वाइड है, भू-आभ है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म है और ना ही अत्यधिक ठंडा। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें, ऑक्सीजन उपलब्ध है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है। आपसे पूछा जाएगा कि सौरमंडल का अद्भुत ग्रह किसे बोला जाता है, तो पृथ्वी को जो है सौरमंडल का अद्भुत ग्रह बोला जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। NCERT बोलता है कि पृथ्वी जो है सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है कि प्रकाश की गति लगभग जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में जो है लगभग 8 मिनट का समय लगता है। जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अगर एग्जैक्ट टाइम बोला जाए तो 8 मिनट 19 सेकेंड का टाइम आपके लगता है, ठीक है, 8 मिनट 19 सेकेंड का आपका टाइम लगता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर, जो पृथ्वी का 2/3 आपके सतह है वो आपके पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 जो भाग है पानी से ढका हुआ है, इसीलिए इसे जो है नीला ग्रह बोला जाता है, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है उपग्रह। एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर समझिए, ये आपके सूर्य है, ये आपके बुध है, ये आपके बुध के बाद आपके शुक्र है, शुक्र के बाद आपकी पृथ्वी है। तो ये सारे आपके जो चक्कर काट रहे हैं, इस सूर्य के चक्कर काट रहे हैं, ठीक है, इस सूर्य के चक्कर काट रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सारे आपके जो ग्रह हैं ये आपके सूर्य के उपग्रह हो जाएंगे, सूर्य के आपके उपग्रह हो जाएंगे। अगर कोई आपके जो ये पृथ्वी है, ठीक है, और कोई पृथ्वी का चक्कर काट रहा है कोई भी आपके ग्रह, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे आपके पृथ्वी का उपग्रह बोला जाएगा। ध्यान रखिएगा, उसे पृथ्वी का उपग्रह बोला जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद है कि मानव निर्मित उपग्रह के बारे में समझिएगा। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है।
एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसैट, ये आपके भारत के क्या है, उपग्रह हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो मानव निर्मित आपके ग्रह है वो पृथ्वी क्या हो जाएगा, उपग्रह हो जाएगा। फिर से बोलते हैं, इसे कि कोई आपके मशीन बनाए हम, ठीक है, और इसे हम प्रक्षेपित कर दिए, इसे लॉन्च करके पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिए, तो ये पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी का उपग्रह हो जाएगा। ये पृथ्वी क्या हो जाएगा, उपग्रह हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और पृथ्वी का ऐसे उपग्रह कौन है, ये तो आपके कृत्रिम है। कृत्रिम कौन है, तो ये आपके जो भी मानव प्रक्षेपित करता है उसे कृत्रिम उपग्रह बोलते हैं। और जो प्राकृतिक है वो आपके चंद्रमा जो है प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र आपके उपग्रह है। यहाँ पर लिखा गया चंद्रमा के बारे में समझिएगा। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो कौन है, तो चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंड की अपेक्षा ये नज़दीक में है, इसीलिए हमें बड़ा दिखता है। जबकि जो तारा देखते हैं, तारा बहुत ही छोटा दिखता है क्योंकि तारा हमसे करोड़ों अरबों किलोमीटर आपके दूर स्थित है, इसीलिए, ठीक है। यह हमसे लगभग जो है 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर स्थित है, 3,84,400 किलोमीटर आपके दूर स्थित है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनते हैं। जो आपके चंद्रमा की सतह है उस पर आपके ये छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा के दिन क्या होता है, तो चांद पूरी तरीके से गोल होता है और चांद लाइटेड होता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे पूर्णिमा बोला जाता है, आपको याद होगा। उसके बाद क्षुद्र ग्रह के बारे में समझिएगा कि तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य, इसे कीजिएगा असंख्य, ठीक है, असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इन पिंडों को जो है क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर आपके अलग हो गए थे। आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, याद तो होना ही चाहिए आपको। ये आपके क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, ये आपके क्षुद्र ग्रह है। और इधर आपके मंगल था, इधर आपके बृहस्पति था। मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको दिखाया गया था कि ये क्या थे, क्षुद्र ग्रह थे। क्षुद्र ग्रह क्या होता है, ये पत्थर, छोटा छोटा आपके पत्थर का टुकड़ा होता है जो आपके ग्रह है, ग्रह से ही टूट के आपके यहाँ पर जाके चक्कर काट रहे हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये जो क्षुद्र ग्रह है कभी कभी हमारे पृथ्वी की तरफ आपके आने लगता है और इसे क्या बोला जाता है, इसे जो है उल्का पिंड बोला जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए उल्का पिंड किसे बोला जाता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी यह उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण जो है यह गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होती है। कभी कभी कोई उल्का पिंड जो है पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है। उससे कारण क्या होता है कि पृथ्वी पर आपके गड्ढे बन जाते हैं। जैसे कि आपको महाराष्ट्र में बताते हैं, एक महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील। ये किससे बना है, तो उल्का पिंड से बना है। इसे समझिए, यहाँ पर ये आपके सूर्य है और सूर्य के चक्कर काट रहा कौन, ये उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है, मान लीजिए पत्थर है, छोटा छोटा कण होता है और ये जो बाद में कुछ बड़ा रूप बना लेता है। तो मान लीजिए पत्थर था, ठीक है, ये पत्थर आपके लगातार सूर्य का परिक्रमा कर रहा था, लेकिन कभी कभी एक जो पाथ है, पाथ से डाइवर्ट हो जाता है और पृथ्वी की तरफ आपके आने लगता है। जैसे ही पृथ्वी के वातावरण में आता है, इसमें आपके घर्षण के कारण आग लग जाता है और कुछ जो पत्थर आपके मान लीजिए इसमें आग लगा तो पूरा पूरा जलता नहीं है, कुछ आपके बच जाता है। तो कुछ अगर मान लीजिए जो बचा वो आके पृथ्वी पर गिर गया, उसके कारण क्या होता है, पृथ्वी पर आपके गड्ढे बन जाते हैं। उसी का एग्जाम्पल है महाराष्ट्र का आपके लोनार झील, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है खुले आकाश में एक ओर से दूसरे ओर तक फैली सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते जैसे प्रतीत होते हैं।
ये लाखों तारों का एक समूह होता है। यह पट्टी जो है आकाशगंगा बोला जाता है। आकाशगंगा कैसे बोला जाता है, किसे बोला जाता है यहाँ पर समझिए कि जैसे कि मान लीजिए तारा है, ठीक है, ये तारा का एक समूह है। इस समूह को जो ही आकाशगंगा बोला जाता है। तारों के समूह को ही आकाशगंगा बोला जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसी में कि हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। यहाँ पर समझिएगा, ये आपके बहुत से तारे हैं, ठीक है। बहुत से तारे के मिलने से ही जो है किसका निर्माण होता है, आकाशगंगा का निर्माण होता है। तो जो हमारा सौरमंडल है, जो हमारा सौरमंडल है जिसका मुखिया सूरज है, तो हमारा सौरमंडल जो है इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी से की गई थी। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं, इस प्रकार की मान लीजिए कि लाखों आकाशगंगाएं मिलकर जो है ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। और इस बात को भी याद रखिएगा कि ब्रह्मांड अभी भी लगातार फैल रहा है, ठीक है। ब्रह्मांड अभी भी लगातार आपके फैल रहा है। इसके बाद कुछ प्रश्न दिया गया है, उसे आप लोग सोल्व कर लीजिए। इसमें पहला प्रश्न है कि ग्रह और तारे में क्या अंतर होता है। तो ग्रह के पास ना तो अपना प्रकाश होता है और ना ही अपना उष्मा होता है, ये सूरज के प्रकाश से चमकते हैं। जबकि तारे के पास अपना प्रकाश और उष्मा दोनों होता है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। तो सूरज, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड मिलने से जो है सौरमंडल का निर्माण होता है। सूर्य से उनके दूरी के अनुसार सभी ग्रहों को लिखना है तो लिख लीजिए। सबसे पहले बुध आएगा, बुध के बाद एक दिन छोड़िए शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून। उसके बाद है कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, उसके पीछे क्या कारण है। तो देखिए, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए बोला जाता है क्योंकि पृथ्वी ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। साथ ही पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन और पानी उपलब्ध है, इसीलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह बोला जाता है। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग क्यों देख पाते हैं, क्योंकि आपको याद है कि चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण लगभग समान है। इसी कारण जो है चंद्रमा का हम एक ही भाग देख पाते हैं। ब्रह्मांड क्या होता है, तो ब्रह्मांड के बारे में आपको ध्यान रखना है। जो ब्रह्मांड जो आपके सबसे बड़ा है, ब्रह्मांड जो है सबसे बड़ा है। तो सौरमंडल के मिलने से जो है आकाशगंगा का निर्माण होता है और बहुत से आकाशगंगा के मिलने से जो है ब्रह्मांड का निर्माण होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। साथ ही यहाँ पर समझ लीजिएगा, सबसे बड़ा क्या हो गया, आपके ब्रह्मांड हो गया। ब्रह्मांड से छोटा आपके आकाशगंगा हो गया। आकाशगंगा छोटा आपके सौरमंडल हो गया। और सौरमंडल में कौन है, तो पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है सही उत्तर चिन्हित करना है तो कर लीजिए। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, शुक्र को जो है पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, तो पृथ्वी तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, तो आपको बता चुके हैं, एलिप्टिकल दीर्घवृत्ताकार पथ पर आपके चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, तो उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। उसके बाद खाली स्थान भरना है तो खाली स्थान को भर लीजिए। इसमें पहला पॉइंट है, खाली स्थान का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे खाली स्थान कहते हैं। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे नक्षत्र मंडल बोला जाता है, उसे जो है नक्षत्र मंडल बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या बोला जाता है, तो एक तारों की बहुत बड़ी प्रणाली को जो है आकाशगंगा बोला जाता है, आकाशगंगा बोला जाता है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है कि खाली स्थान
पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन है? तो देखिए, फिर अगर ग्रह में बोला जाएगा तो आपके हो जाएगा शुक्र, ठीक है, शुक्र हो जाएगा। अगर उपग्रह में बोला जाएगा तो चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है, चंद्रमा हो जाएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा। ग्रह में बोलेगा तो शुक्र हो जाएगा, अगर उपग्रह में बोलेगा तो चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, चंद्रमा, ठीक है। उसके बाद एक खाली स्थान, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो पृथ्वी है, पृथ्वी है। उसके बाद है कि ग्रहों के पास अपनी खाली स्थान तथा खाली स्थान नहीं होती है। तो ग्रहों के पास ना तो अपनी ऊष्मा होती है और ना ही अपना प्रकाश होता है, ठीक है, अपना प्रकाश होता है। तो क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।